सर, इस वक्त बांग्लादेश को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। सैकड़ों कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। भारत बांग्लादेश की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने के लिए मुतअद्दिद खुफिया हरबे इस्तेमाल कर रहा है। बांग्लादेशी वायुसेना के बेस जो कॉक्स बाजार में स्थित है, उस पर अज्ञात हमलावरों के द्वारा हमले की जानकारी सामने आई है। जमात इस्लामी पे वहाँ पाबंदियां, क्या क्या जुल्म किए गए। एक तो सब के सब डिटरमेंट हैं, टेस्टेड हैं, जख्मी हैं सारे इसी सिस्टम। 21 में जो है उसके बाद आगे नहीं बात बनेगी, वो सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। ना बांग्लादेश से भारत के ताल्लुकात ठीक हैं और पाकिस्तान से अब अगर ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो भारत को अब क्या मसले। उसकी जो अंदर की पॉलिटिक्स है वो उनका अपना मामला है। जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था इंडिया के लिए, तो अब भारत उसको सॉल्व कर लेगा। 5 अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश अपनी शनाख्त की तलाश के सफर पर है। तो मेरे ख्याल से ये एक रिलीजियस रेवोल्यूशन इसको आप कह लें कि बांग्लादेश की जो एक मुस्लिम आइडेंटिटी है वो उजागर हो रही है। तारीखी तौर पे देखें तो इंदिरा गांधी का बयान था कि आज हमने नजरिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में डुबो दिया है। तो बांग्लादेश को इंडिया के हवाले कर दिया गया है। गुज़श्ता चंद घंटों में आप देखें तो ढाका समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमले भी हुए। इसको हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस खबर को हाईलाइट कर रहा है। बिल्कुल इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता। मैं समझता हूँ किरदार की कमजोरी होती है आपकी। इनफैक्ट तो बताएं कि कौन सी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के तनाजुर में हमें देखने को मिलेगी। एक ऐसा चेंज हुआ जो तकरीबन 15 साल रूल में तो नहीं हो सका था। ये आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ होती है वर्सेस के कमजोरी। अवामी लीग चली गई है, ठीक है, अब वो जमात इस्लामी से बैन हट गया, उनके जो बंदे प्रिजनर के अंदर थे वो बाहर आ गए हैं। ये बात ये है, हसीना वाजेद साहिबा ने शायद फैसला किया था, उसका रिएक्शन ये हुआ है। मोहम्मद यूनुस की हुकूमत खत्म होगी और हसीना की हुकूमत दोबारा आएगी। ये सब चीज़ें ये बड़ी अभी हम फौरी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये सब हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी देखना पड़ेगा कि ये मामला कैसे आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच एक बहुत बड़ा खेल हो गया है और ये बवंडर इतना ज्यादा था कि बांग्लादेश की सेना को इन कट्टरपंथियों पर सीधी गोली चलानी पड़ी। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल बांग्लादेश के एयरफोर्स बेस स्टेशन पर जो कॉकस बाजार में स्थित है, उस पर कुछ कट्टरपंथियों के ग्रुप ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया और ये हमला इतना भयंकर था कि बांग्लादेशी सेना को आनन फानन में इन कट्टरपंथियों पर सीधी गोली चलानी पड़ी, जिसमें एक कट्टरपंथी की भी चली गई। दोस्तों, ये वही बांग्लादेश है जो पिछले कुछ समय से, जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तभी से इसका पाकिस्तान प्रेम जाग गया है और जितने भी कट्टरपंथी जो शेख हसीना के शासनकाल में जेल में डाले गए थे, उन सभी कट्टरपंथियों को मोहम्मद यूनुस की सरकार में रिहा कर दिया गया है। और ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा जहर भारत के खिलाफ उगलते हैं। और अब बताया जा रहा है कि ये वही कट्टरपंथियों का ग्रुप है जिसने बांग्लादेश के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया है। यानी कि अब पाकिस्तान की तरह ही अब बांग्लादेश को भी इन कट्टरपंथियों को खुद ही झेलना पड़ेगा, जो ये लोग भारत के खिलाफ इन लोगों को तैयार कर रहे थे। दोस्तों, जो पाकिस्तानी प्रेम बांग्लादेश के अंदर जाग चुका है, बांग्लादेश को लगातार जिहादी विचारधारा की तरफ ले जा रहा है और बहुत जल्दी पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश के अंदर हो सकता है कि जिहादी खुद को बम से बांधकर उड़ाना शुरू कर दें, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब दोनों ही देशों की विचारधारा एक हो चुकी है और इन लोगों की जो विचारधारा है वो जिहादी इस्लामिक आतंकवाद से प्रेरित है, जो पाकिस्तान की तरह ही एक दिन बांग्लादेश को भी खोखला कर देगी। अच्छा, इसके अंदर आप ये भी देखें, एक और चीज़ है यार, भारत बदला तो नहीं लेगा, ये कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसी कोई बात भारत की तरफ से नज़र नहीं आती। लेकिन इसके अंदर एक और बहुत अहम बात ये है कि बांग्लादेश में जब ये सब हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए। भाई भाई बिछड़ा भाई, कुंभ के मेले में जो भाई बिछड़ा था 12 साल पहले वो मिल गया। वैसे 12 साल नहीं, वो कतर में गुम हुआ था, तो वो कहा जाने लगा कि ये तो मिल गया। अब आपको पता है कि वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच बहुत से एग्रीमेंट्स भी हुए और दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रेड भी और जो रास्ते हैं वो भी खुल गए हैं। काफ़ी चीज़ों में जो है उन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं। लेकिन अब क्या होगा? क्या अभी भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो वैसे ही दो बिछड़े भाइयों जैसे रहेंगे, या अब फिर से वही कुछ हो जाएगा जो पहले था? क्योंकि अब अगर अमेरिका ने बांग्लादेश का इशू इंडिया पर छोड़ दिया है और अब इंडिया के हाथ में, इंडिया के कंट्रोल में है बांग्लादेश, अगर ऐसा है कि बांग्लादेश इंडिया के कंट्रोल में होगा, तो क्या वो बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे रिलेशंस रखने देगा? देखिए, उसके लिए ये है ना कि क्या मोहम्मद यूनुस की हुकूमत ख़त्म होगी और हसीना की हुकूमत दोबारा आएगी। ये सब चीज़ें ये बड़ी
अभी हम फौरी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये सब हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी देखना पड़ेगा कि ये मामला कैसे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी कह रहे हैं जैसे कि माइकल कुगलमैन, उन्होंने वो इंटरव्यू किया जो कि पहले फॉर्मर अमेरिकन डिप्लोमेट बांग्लादेश में ढाका में थे, नाम एग्जैक्टली मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो उन्होंने बात ये कही कि आई विल लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी, इसका मतलब ये था कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा बल्कि पीएम मोदी इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। कि वो जो वहाँ पर प्रेस चल रहा था या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जो ये बात हुई वो इस पैराए में हुई है, या इसका मतलब ये है कि उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस क्वेश्चन को रिप्लाई नहीं किया बल्कि वो आगे पीएम मोदी पे छोड़ दिया कि वो इसको रिप्लाई करेंगे। उनका ये कहने का मतलब ये था। अब देखिए, अगर तो उन्होंने ये, वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप कोई मसला दूसरे पे छोड़ते नहीं यानी वो ऐसा होता नहीं है कि उनको किसी सवाल का जवाब ना आए, वो जवाब देते हैं, सबको ठीक ठोक बजा के जवाब देते हैं। और ये तो कोई ऐसा वो बात नहीं थी। और साथ में अगर उन्होंने, देखे ना इसके अंदर एक और बात है, अगर ऐसी बात है तो फिर उन्होंने अगले जो उस सवाल का एक हिस्सा था उसका जवाब तो दे दिया कि नहीं, डीप स्टेट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, नो। तो फिर वो इसका भी जवाब दे सकते थे बांग्लादेश के इशू का। उनका ये कहना कि पीएम मोदी पे छोड़ता हूँ वो सवाल का जवाब, मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा ना हो। इसकी वजह ये कि वो तो फिर उसके बाद उस इशू पे कोई तो आगे बात करते। अगर सिर्फ सवाल की बात होती तो फिर वो कुछ और बोलते उसके ऊपर, लेकिन वो उसके ऊपर कुछ और भी नहीं बोले। और वैसे इसको इसी तरह लिया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है या इंडिया ये हल कर लेगा। अच्छा, एनीवेज जो भी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि देखें उसके बाद हुआ क्या कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर को किसके पास आना पड़ा? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के पास आना पड़ा उसको, क्योंकि कटोरा खाली है। भीख मांगने का जो सिलसिला है वो जारी है। अब मसला ये है कि जिस कंट्री के पास हाथ में कटोरा होगा वो ऐसे कंट्री के पास ही जाएगा कि भाई ये भी रिवाइव कर दो, भाई ये भी रिवाइव कर दो, इकोनॉमी भी रिवाइव कर दो। तो भाई आपकी अगर वो ज़िंदगी बहाल कर दें, रिवाइव कर दें आपकी लाइफ, तो आप जो उनके साथ कर रहे हैं तो वो ऐसा क्यों करेंगे? ये भी तो सोचने की बात है। अब मसला ये कि ये जो बात कही जा रही थी ना कि बांग्लादेश का जो टिल्ट है अगर वो पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि इकनॉमिकली पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान खुद IMF के पास है। 2 IMF में रहने वाले कंट्रीज़, जो 2 कंट्रीज़ IMF से पैसा लेकर अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, दूसरी और बहुत सारे तरीके सपोर्ट करने के, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो तो वो कहते हैं ना, शहरक है जी, रीढ़ या रीढ़ की हड्डी, वो क्या है? वो इकोनॉमी है, पैसा है। भाई पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे क्यों मरती है? पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता। पैसा ही सबसे बड़ी हकीकत है इस दुनिया की। और अगर इन कंट्रीज़ के पास पैसा नहीं है, बांग्लादेश के पास, तो फिर मुंह उठा के आप क्या करेंगे इंडिया के पास जाके कि सार्क को रिवाइव कर दे? क्योंकि सार्क को रिवाइव करने की रिक्वेस्ट जो उन्होंने उनसे जाके की वो इसीलिए की कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं, आप ही कुछ कर दें। तो उन्होंने जो है वो, इंडिया ने साफ जवाब दे दिया कि कुछ सार्क को जो है हम रिवाइव नहीं कर रहे।